प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास में बात हो रही थी मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस बात को आज अपन और थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो क्लास अपन ने खत्म की थी कि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल है और ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी एक शिष्या थी इसी शैम्पुल और वो अमेरिका की रहने वाली थी। उसने भी बुक लिखी थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। चर्चा करने से पहले हम एक डायग्राम से समझेंगे कि प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र। यदि मानव भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। आप नोटेट करते रहिए कि मुख्य रूप से ये तीन मंडल हैं। पहला मंडल है आपके स्थल मंडल, जल मंडल और एक आपके वायुमंडल। ये तीनों परिधियां बन करके और जिस मंडल का निर्माण करती हैं उस मंडल का नाम होता है जैव मंडल। बात हो रही है प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, बड़ा लॉजिक है और बड़ा समझने का विषय है। यदि इन तीनों मंडलों में से एक मंडल भी अपना स्थान छोड़ दे या नष्ट हो जाए तो क्या मानव का जीवन संभव है? क्या मानव की दिनचर्या संभव है? मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने एक बुक लिखी थी। फ्रेडरिक रेडजेल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था राजनीतिक भूगोल। देखो, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, इन तीनों मंडलों के बीच में जैव मंडल का निर्माण होता है। मानव भूगोल में रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर भी इन तीनों मंडलों की परिचर्चा की है। आप पढ़े हैं अपन सजीव और निर्जीव। पेड़ पौधा गति नहीं कर रहा है लेकिन पेड़ क्या है? सजीव है। इससे हमारे को प्राणवायु मिल रही है। लेकिन अनेक वस्तुएं जो निर्जीव हैं, जिनमें मानव के द्वारा भी बनाई गई है और वैसे प्रकृति के द्वारा भी बनाई गई है, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के अपने परिचर्चा की है। संसाधन मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, जैव और अजैव। अब जैविक और अजैविक संसाधनों में मुख्य रूप से ये तो हो गया सजीव और ये हो गया निर्जीव। समझने का विषय है, मानव जो कपड़े पहनता है कहां से मिलते हैं? कपास से मिलते हैं। और कपास कहां पैदा हो रहा है? खेत में पैदा हो रहा है। और मिट्टी, जल, कंक्रीट, कुल मिलाकर के ये तत्व कहलाते हैं अजैविक। क्या कहलाते हैं? अजैविक। लेकिन अजैविक और जैविक ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र मानव भूगोल का पढ़ने से पहले हमारे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, हम प्राणवायु के बिना कुछ क्षण जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ घंटे, कुछ मिनट अपन जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें अजैविक हैं। लेकिन मानव के लिए जैविक संसाधन बनने के लिए अजैविक का सहारा लेना पड़ता
करता है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक ये दोनों संसाधन आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक प्रकार के मानव की परिरचना करते हैं। देखते हैं रेडजेन ने ये बात कही एंथ्रोपोजोग्राफी के अंदर अनेक प्रजातियों के बारे में भी रेडजेन ने अध्ययन किया। आपने सुना होगा राजस्थान की एक आदिवासी जनजाति है और उसका नाम है भील। भील का मतलब होता है तीर को चलाने वाला। अब आप ये देख लो उस जनजाति का पूरा जीवन प्रकृति के ऊपर आश्रित है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी का मतलब ये नहीं है मैं क्या आपका बहुत ज्यादा टाइम लूंगा। स्टोरी का मतलब यह है कि जब इस पृथ्वी पर मानव का उदय हुआ तो मानव किसी हनुमान जी को, किसी दुर्गा माता को या किसी गायत्री माता को या किसी राम जी को नहीं मानता था। उस मानव के लिए प्रकृति ही उसका भगवान थी। जब उसको प्यास लगती थी उस आदि मानव को तो वो नदी के पास में जाता था, जल स्रोत के पास में जाता था और उसका जो गिलास था उसके दोनों हाथ थे और पानी चड़ू के अंदर पानी लिया और पी लिया और उसकी प्यास शांत हो गई और वो तुरंत प्रभाव से उस नदी, उस जल स्रोत को प्रणाम करता था। कुल मिलाकर के उसका ईश्वर, ये प्रकृति ही उसका ईश्वर थी। आदि मानव, आपको मालूम है वह आदि मानव जो पत्थर से आग रगड़ता था और आज का आधुनिक मानव जो लाइटर काम में ले रहा है। दूसरी चीज, आदि मानव कहाँ रहता था? बिल्कुल अबूझ जंगलों में रहता, बिल्कुल। और आज का मानव बड़े बड़े अधिवासों में रह रहा है। बेटे सुंदर सुंदर अधिवासों के अंदर आज का मानव निवास कर रहा है जो पूर्ण रूप से संयोजित है, पूर्ण रूप से सुविधा के युक्त है। आदि मानव कंप्यूटर को नहीं जानता था लेकिन आज का जो मानव है वो कंप्यूटर को जानता है। कहने का मेरा मतलब ये है, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, प्यारे बच्चों, मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है, इस मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से व्यापक है। आप मानव भूगोल के विषय को संकुचित नहीं कह सकते, संकीर्ण नहीं कह सकते। मानव भूगोल के विकास की जो यात्रा है ये एक लंबी यात्रा है। लाखों सैकड़ों वर्षों के बाद में मानव ने आज जो विकास किया है इसकी यात्रा बहुत दीर्घ है और इस लंबी यात्रा में वो तुम्हारे चाहे जैविक संसाधन हो और चाहे अजैविक संसाधन हो, इन संसाधनों का मानव ने भरपूर उपयोग किया है। जैविक और अजैविक का मतलब क्या हो गया? यानी कि इन दोनों का मतलब अपने ये कह सकते हैं प्रकृति। प्रकृति का मानव ने समय समय पर पूर्ण रूप से सहयोग किया है और इसीलिए आज मानव भूगोल संकुचित विषय न होकर के और भूगोल का, ज्योग्राफी का एक प्रकार से व्यापक विषय का रूप ले चुका है। मानव भूगोल व्यापक विषय का रूप ले चुका है। कल्पना कीजिए, अभी मैंने एक ज्योग्राफी की, भूगोल की एक पत्रिका निकलती है अपने मुखर्जी नगर जहां पर सिविल सर्विस की तैयारी करवाई जाती है, वहां से एक मैगजीन निकलती है भूगोल और आप। भूगोल और आप में एक लेख आया था कि आने वाले 10 वर्ष में प्रकृति और मानव के बीच में इतनी दूरियां धीरे 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 कम होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, कम तो होती नहीं जा रही है और दूरियां बढ़ती चली जा रही है। आज मानव प्रकृति से बिल्कुल दूर चला जा रहा है। आज मानव भौतिकतावाद की अंधाधुंध चकाचौंध में बिल्कुल पागल हो रहा है। आज वो कह रहा है कि मैंने एसी बना दी, आज मैंने अच्छी गाड़ी बना दी, लेकिन प्रकृति से काफी दूर जा रहा है मानव। उसमें एक लेख छपा था कि आने वाले 10 वर्ष के बाद में जिस स्तर से वाटर लेवल डाउन होता हुआ चला जा रहा है प्रकृति में, उस स्तर से जब अपन आज एटीएम निकालते हैं ना, एटीएम में पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से गवर्नमेंट प्रत्येक परिवार को एक कार्ड देगी और उस कार्ड के दौरान अपने को फिक्स वाटर मिलेगा। 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, जो भी अपने परिवार की संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग, और अपन वहां एटीएम में जाएंगे, वाटर एटीएम में जाएंगे और वहां पानी भर करके लाएंगे। कारण क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? कारण ये हो रहा है कि आज पेड़ पौधे कोई लगाना नहीं चाहता है। बुरा मत मानना, एक छोटी सी बात कहूंगा। आज बच्चे कोई हैप्पी बर्थडे बना रहा है, मोमबत्ती बुझा रहे हो,
जन्मदिन पर 400 रुपए केक काट रहे हो। मेरे हिसाब से 400 रुपए में यदि आप चाहो और मानव भूगोल में प्रकृति का सहयोग करना चाहो तो 400 रुपए में आराम से बढ़िया क्वालिटी के 8-10 पेड़ आप बना सकते हो और लगा सकते हो। आप प्रकृति का बहुत बड़े मित्र हो चाहो तो। अपने इसी विद्यालय की बात है, जब स्कूल चल रहा था तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविद, ये क्या नाम उनका, बघेल जी सर, जो अपने हिंदी के व्याख्याता है मुकेश जी सर, वो मुकेश जी सर बघेल जी सर को बुलाया था और उन्होंने, जिनको ऑल द वर्ल्ड में ग्रीन मैन की उनको उपमा दी गई है, जो अपने 15 वर्ष की आयु में लगातार वृक्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं, ये भी एक प्रकार के दार्शनिक हैं, ये भी एक प्रकार के दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिनको आने वाला कल दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल में प्रकृति और विशेष क्षेत्र के यदि मैं बात करूं तो अपन ने ये तो समझ में आ गया कि मानव भूगोल एक संकुचित विषय नहीं है, मानव भूगोल व्यापक विषय है। पता नहीं इस पृथ्वी मंडल पर कितनी योनियां हैं। आपको कहना चाहूंगा कि आज एक कीट पतंग से लेकर के साइंस में अपन एक चीज पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, आज जैव विविधता खतरे में पड़ी हुई है। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो नष्ट होने के कगार पे हैं, बहुत सी प्रजातियां हैं जो नष्ट हो चुकी हैं और जिनको रेड बुक, लाल किताब, लाल सूची में उनको इंकित किया गया है। यानी बच्चों, आज भी यदि मानव जागृत नहीं हुआ, मानव बिल्कुल सक्रिय नहीं रहा तो प्रकृति धीरे धीरे मानव का साथ छोड़ देगी और वह दिन दूर नहीं जब मानव और प्रकृति में दूरियां बढ़ती दूर होती जाएंगे और मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको मालूम है, प्रकृति ने हर जीव को एक ड्यूटी प्रदान की है और खाद्य श्रृंखला का जो चक्र है, वो चक्र, खाद्य श्रृंखला का जो चक्र है, वह चक्र टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपने पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला पूरी की पूरी एक चेन चलती है और उस चेन में बहुत सारी प्रजातियां, बीच बीच में प्रजातियां उसमें से गायब होती हुई चली नजर आ रही है। वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं कि आने वाले विषय में, आने वाले वर्षों में प्रकृति के साथ क्या होने वाला है। यह है ज्वलंत मुद्दे हैं। अब देखते हैं व्यापक विषय के, इसको व्यापक विषय क्यों कह दिया? इसको व्यापक विषय, प्रकृति को व्यापक विषय इसलिए कह दिया बच्चों क्योंकि प्रकृति को बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है और मानव भूगोल का विकास होने में भी लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मानव भूगोल की। मानव भूगोल के जो विकास की जो यात्रा है, मानव भूगोल की विकास यात्रा, मानव भूगोल की विकास की जो यात्रा है, यह यात्रा मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है। पहला है प्यारे बच्चों प्राचीन काल, दूसरा है प्यारे बच्चों मध्य काल और तीसरा है प्यारे बच्चों आधुनिक काल। यहां तक यात्रा जब शुरू की गई, मानव भूगोल की विकास की यात्रा यहां जब शुरू की गई तो पूर्ण रूप से बिल्कुल धीरे धीरे सनई सनई यहां से जो यात्रा चालू हुई मानव की, वो सनई सनई हुई। आज की तरह टाटा सफारी नहीं थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपनी यात्राएं चालू करी और इस युग का नाम दिया गया प्राचीन काल, प्राचीन समय। मानव भूगोल की विकास यात्रा की जो पहला चरण है, जो प्रथम स्टेप है, वो है तुम्हारे प्राचीन काल। प्राचीन काल में आदि मानव था जो पत्थर से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेता था और साथ में कच्चा मांस भी खा लेता था और जंगली जानवरों का शिकार वगैरह करता था। ठीक है, यह हो गया तुम्हारा प्राचीन काल। उसके बाद बात होती है प्यारे बच्चों मध्य काल की। इस वाले काल को आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार से अन्वेषण का काल था। कौन सा काल था प्यारे बच्चों? अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोज का युग। इस समय मानव में थोड़ी बुद्धि आ गई, मानव में विवेक संपन्न हो गया और मानव धीरे धीरे खोज में लग गया। और इसी मध्य काल में एक चीज और निकल करके सामने आई थी और वो आई थी
मानव नौ संचालन करने लग गया था। नौ संचालन यानी मानव जल परिवहन को पहचान लिया था और जल परिवहन के द्वारा वह दूर दूर लंबी यात्राएं करता था। किस काल में? मध्य काल में। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। भारत की जिसने खोज की थी और वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज की। अब वास्को डी गामा को पहुंचना था उत्तरी अमेरिका और पहुंच कर कहां गए? भारत की खोज हो गई। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में कौन पहुंचे थे? कोलंबस। इसी समय समुद्री यात्राएं प्रारंभ हुई मध्यकाल। और इसके बाद में प्यारे बच्चों प्रेजेंट में जो काल चल रहा है और ये काल हो गया आधुनिक काल। आधुनिक काल में अनेक वैज्ञानिक आए भूगोल के सामने और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे फेबरे, रेडजेल और इसके बाद में तुम्हारे सैंपल, हंटिंगटन, यहां लिख देता हूं बच्चों, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, ईसा बोमेन, दिख रहा है क्या बच्चों? या ऊपर लिखो यार, यहां लिख दो, चलो ठीक है लिख दो। देखो आधुनिक काल में जो जो दार्शनिक हुए, जो जो वैज्ञानिक हुए, वो बताऊंगा आपको मैं। रेडजेल, लूसियन फेब्रे, पूरा नाम लूसियन फेब्रे था, फेब्रे। इसके बाद में आपकी ईसा बोमेन, ईसी सैंपल, हंटिंगटन। अब देखते हैं बेटे, रेडजेल, फेब्रे, ईसा बोमेन, ईसी सैंपल, हंटिंगटन और बिडाल डिला ब्लास, बिडाल डिला ब्लास, ये आधुनिक काल के दूरदर्शी विद्वान हुए जिन्होंने मानव भूगोल को आपके समक्ष रखा। और इन्होंने इन्हीं में से कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट करी। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं, दोबारा फोकस कर लेते हैं। मानव भूगोल के विकास की यात्रा तीन भागों में है। पहला भाग है प्राचीन काल, दूसरा भाग है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। देखो मानव भूगोल संकुचित विषय नहीं है, संकीर्ण विषय नहीं है। मानव भूगोल है वो है व्यापक विषय। इस विषय को व्यापक क्यों कह दिया गया? आपके सामने है कितनी लंबी यात्रा हुई है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। स्टेप बाय स्टेप यह विकास करता हुआ चला गया। ये जो मैंने वैज्ञानिकों के नाम लिखे, ये प्रेजेंट में वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव भूगोल के लिए काम किया है। प्रेजेंट में यहाँ मौजूद नहीं है, इस समय दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने मानव भूगोल को एक अग्रणी जो दिशा दिखाई कि ये वो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में बात हो रही थी संसाधन की। और यदि मैं बात करूं तो संसाधन में यहाँ की दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है आधुनिक काल में संसाधन को लेकर के। और बार बार एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। और वो शब्द अपन काम में लेते हैं प्यारे बच्चों, और उसके लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं और वो शब्द कह रहे हैं वैज्ञानिक, बार बार वैज्ञानिक दोहरा रहे हैं इस बात को, वो है संरक्षण। संरक्षण यानी, संरक्षण का मतलब यह हो गया कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, ये संरक्षण है। कुल मिलाकर के धारणीय विकास करना, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बिल्कुल तरीके के साथ पर्यावरण को साथ लेकर के अपने को विकास करना है। ये बात हमारी ये आधुनिक वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मानव भूगोल के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है और इन्हीं में से किसी ने मानव पक्ष को रखा है, किसी ने प्रकृति पक्ष को रखा है। जब मैं शुरू में बात किया था तो मैंने कहा था कि मानव भूगोल प्रकृति, एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ मानव है, तो इनमें से अलग अलग वैज्ञानिक
है जो किसी ने मानव का समर्थन किया है, किसी ने प्रकृति का समर्थन किया है और किसी ने दोनों विचारधाराओं का समर्थन किया है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों के सहयोग से ही मानव का विकास सुसंभव हुआ है। चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं। रेड जेल के बारे में बता चुका हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। रेड जेल ने कही थी, परिभाषाएं पर नोट्स में और मैं डाल दूंगा। बाकी इसी शैम्पुल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इन्होंने 2 किताब लिखी थी, अभी मैंने आपको दोहराई है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी और राजनीतिक भूगोल। इसी शैम्पुल ने भी किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। समझिए, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में इसी शैम्पुल ने 4 प्रकार के प्रभाव बताए मानव के ऊपर। पहला प्रभाव बताया उन्होंने शारीरिक प्रभाव, यानी कि मानव जिस जलवायु में पैदा होता है, जिस जलवायु में जन्म लेता है, वो जलवायु भी मानव को प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। यदि मैं बात करूं भारत की, यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत में नॉर्थ उत्तर दिशा में रहने वाले एक राज्य उत्तर दिशा में, और उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, J&K। और J&K के अंदर जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर एक राज्य है, वो है तुम्हारे नीचे केरल है, और ये क्या नाम है, मद्रास है, जिसको आप बोलते हो चेन्नई, प्रेजेंट में तमिलनाडु। कुल मिलाकर के दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में और मध्य भारत के राज्यों में इनमें कुछ अंतर है, और वो अंतर चारों प्रभाव यहां पर दिखाई देते हैं, चाहे वो शारीरिक प्रभाव हो, चाहे वो मानसिक प्रभाव हो, और चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो। इन तीनों की अलग अलग गतिविधियां होती हैं। यदि मैं आर्थिक गतिविधियों की बात करूं, तो जहां नदियां बह रही है वहां पर आपको मछुआरे मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहो कि जम्मू कश्मीर में मेरे को बहुत सारे मछुआरे मिले तो शायद असंभव है। वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वहां पर क्या पैदा हो रहा है, वहां पर सेब पैदा हो रही है। आप चाहो कि सेब का पेड़ हम यहाँ उगा ले, केरल में लगा ले, बेंगया कर्नाटक में लगा ले, तो यहाँ इम्पॉसिबल है। कुल मिलाकर के जलवायु पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। पहले बच्चों, मानव भूगोल एक व्यापक विषय है, इसके मैं जितने उदाहरण देना चाहूं उतने उदाहरण कम है। बात है केवल समझने की कि पूर्ण रूप से प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल है प्रकृति का, और उस प्रोटोकॉल में मानव निवास करता है। आप ये कह सकते हो कि प्रकृति तो है ये बात, और इस प्रकृति के प्रोटोकॉल में कौन रह रहा है, मानव रह रहा है। एक प्रोटोकॉल है, और कई लोग कहते हैं कि प्रकृति कुछ नहीं है। अभी आगे चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। देखते एक बार थोड़ा से पहले हंटिंगटन, अभी एक नाम आया था, एक वैज्ञानिक का नाम था हंटिंगटन, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हंटिंगटन ने मानव की 2 कंडीशन रखी, मानव भूगोल की 2 दशाएं रखी। एक तो उन्होंने बताई भौतिक दशाएं, और उन्होंने दूसरी कंडीशन बताई मानवीय अनुक्रियाएं। समझने का टॉपिक है, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। अब भौतिक दशाओं में तो कौन कौन आ गया है, प्रकृति से जुड़ी हुई शक्तियां, चाहे वो जल हो, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, कुछ भी हो। कुल मिलाकर के भौतिक कंडीशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि प्राकृतिक तत्व। भौतिक दशाओं में क्या आएगा, प्राकृतिक तत्व आएगा। कई बार अचानक अपन देखते हैं कि अचानक पूरा मौसम सही रहता है और 5 ही मिनट में ओले गिर जाते हैं, बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, भौतिक दशाएं प्रभावित हो गई, प्राकृतिक तत्व प्रभावित हो गए। दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। ये मानव के द्वारा, मानव निष्क्रिय नहीं है, मानव सक्रिय है। यदि मैं बात करूं उस प्राचीन काल की, और उस समय जब मंत्रों के द्वारा विमान उड़ा करते थे, और उन्हीं विमानों को देखकर आज मानव ने हवाई यात्रा करवा रहा है मानव,
मानव ने सहयोग कहां से ले लिया? प्रकृति का सहयोग मिला है मानव को, चाहे वो धातु के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सब कुछ उसको जो मानव ने जो विकास किया है, उस विकास के रूप में जो कुछ उसने निर्माण सामग्री जो उसको मिली है, वो कहां से मिली है? वो मिली है प्रकृति से। और प्रकृति का पूर्ण सहयोग रहने के कारण ही ये कहलाते हैं मानवीय अनुक्रियाएं। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर जो निर्माण होगा उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण। और यहाँ पर जो निर्माण होगा उसको अपन बोलेंगे प्यारे बच्चों सांस्कृतिक